नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उसमें हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे थे और हिमालय की नदियों में अरब सागर की ओर जाने वाला अपवाद तंत्र हमने पढ़ लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए हिमालय हम हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे हैं, हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे हैं और हिमालय की नदियाँ तो अरब सागर की ओर जाती हैं और एक है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। यही है अरब सागर की ओर जाने वाली और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। अभी हिमालय की नदी जो अरब सागर की ओर जाती है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे सर सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र है वो हिमालय की नदी है, लेकिन वो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी एक तो है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। और एक इसमें अगर मैं बात करूं हिमालय की नदी में, इसी में तो एक कौन सा है, गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र। तो टोटल हिमालय की नदियों में हम 3 तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तंत्र का मतलब ये है कि नदी और उसकी सहायक नदियां साथ में, ठीक है, यही बात है। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी में एक सिंधु नदी तंत्र हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, बात समझ पा रहे हैं। और हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में 2 तंत्र पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी तंत्र ले लो आप, हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय की नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मैं बात करूं तो देखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप, देखिए इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं, देखिए आप, ये भारत की बात करते हैं हम, ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। तो आप एक बात बताएंगे सर, जो भारत से बाहर ट्रांस हिमालय का भाग है वो कौन सा है, कैलाश पर्वत है। जो भारत से बाहर ट्रांस हिमालय का जो भाग है वो कैलाश पर्वत है। तो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के टोटल 4 भाग है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है, पिछली क्लास में देखा था हमने। और ब्रह्मपुत्र नदी जो पढ़ रहे हैं इसका भी उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है, बात समझो। और सतलज नदी का उद्गम भी ट्रांस हिमालय से होता है। तो तीनों नदी को ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी का उद्गम होता है महान हिमालय से, ठीक है। 3 नदियाँ ट्रांस हिमालय की और एक गंगा नदी, वो कौन सी हिमालय की है, महान हिमालय की है। तो ट्रांस जो कैलाश पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, यहाँ पर एक झील है, ये झील कौन सी है, राकसताल झील है। यहाँ पर राकसताल झील है, यानी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं तिब्बत की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ, तिब्बत की, तिब्बत में राकसताल झील, ठीक है। और यहाँ पर एक दर्रा है, और सॉरी ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर को भी आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम है चेमा युंग दुंग, ठीक है, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर है, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर का, इसी ग्लेशियर से राकसताल झील का निर्माण होता है, ग्लेशियर पिघलने से, ठीक है। और कहाँ की बात करूँ, मैं तिब्बत की बात कर रहा हूँ। और कैलाश पर्वत श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के 3 भाग भारत में, कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और वो कौन सा है, कैलाश। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी उद्गम होता है, उस नदी की जो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नदी असम में आती है, और असम के बाद में बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश के बाद में ये नदी कहाँ प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, बात समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए इस नदी को यहाँ कहते हैं, ये इस नदी को यहाँ कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं सांगपो, सांगपो इस नदी को तिब्बत में कहते हैं, सांगपो इस नदी को कहाँ कहते हैं, तिब्बत में कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये आती है असम में। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कहाँ? असम में। अब मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की मैं बात करूँ, बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यानी ये चाइना से भारत में आती है, भारत से बांग्लादेश में, 3 देशों में बहती है और इसको अलग अलग स्थानों पर अलग नाम से जानते हैं। चाइना में यानी तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही भारत में राज्य अरुणाचल प्रदेश में आते हो दिहांग कहते हैं, फिर असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है। भारत के 2 ही राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आप देखिए भारत में आती है, फिर वापस ऐसे आती है, कहाँ आती है? तो आप बताएंगे सर बांग्लादेश से ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात समझ पा रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब हम डिटेल से देखेंगे। तो आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को हम डिटेल से देखें तो देखिए आप ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए ये किस स्थान है। ये देखिए आप, ये है चेमायुंगदुंग, चेमायुंगदुंग क्या है? ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। और ये कहाँ है? तिब्बत में। यहाँ झील है, उसका नाम क्या है? राकसताल, राकसताल, ठीक है। राकसताल झील है और इस राकसताल झील का निर्माण होता है चेमायुंगदुंग हिमनद से होता है, ठीक है। और कैलाश श्रेणी है, ठीक है। और तिब्बत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ये नदी आगे चलती है और यहाँ बहने के बाद में ये नदी आगे जाती है और आगे जैसे ये जाती है फिर ये तिब्बत में बहने के बाद में, तिब्बत में बहने के बाद में आगे जब जाती है तो ये भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये असम में आती है और असम में आने के बाद में ये बांग्लादेश में आती है। कहाँ आती है? बांग्लादेश में आती है और फिर बांग्लादेश में क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप ध्यान से समझेंगे, देखिए भारत में प्रवेश की मैं बात करूं, एक बात ध्यान रखेंगे, भारत में प्रवेश की मैं बात करूं तो भारत में प्रवेश करती अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से दर्रे से? अगर मैं दर्रे की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे सर इस दर्रे की बात करूं मैं, ठीक है, यांगयाप, यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में करती है, ठीक है। और ये नामचा बरवा चोटी के पास में करती है। तो चोटी का नाम क्या है? नामचा बरवा चोटी। चोटी का नाम क्या है? नामचा बरवा चोटी है, ठीक। नामचा बरवा चोटी के पास में ये प्रवेश करती है भारत में। इससे पहले ये कहाँ बहती है? तिब्बत में। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो नाम है। इस नदी का नाम क्या है? सांगपो नदी है। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सर तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए अब भारत में ये कहाँ, पहले तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ये अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में बहती है। फिर ये असम में बहती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर ये असम में बहती है यहाँ तक, तो आप ध्यान रखें, मैं बना दूं यहाँ तक, ये असम में, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? असम में है, ठीक है। ये बात मान लेते ये असम में है। मैं बना देता हूँ यहाँ से असम, ये असम, ये असम है, ठीक। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश। तो ये असम में प्रवेश करती है, असम, असम में प्रवेश। सदिया जो स्थान है, सदिया के बाद में ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है, तो असम में प्रवेश कर जाती है।
और ये जो क्षेत्र है ये धुबरी है। कौन सा क्षेत्र है? धुबरी है, ठीक है। धुबरी में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। धुबरी नामक स्थान में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है? बांग्लादेश है, ठीक। ये क्षेत्र कौन सा है? बांग्लादेश है। आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरी चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो आप बताएंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश। फिर असम, असम के बाद में बांग्लादेश आ गया, ठीक है। इससे पहले क्या है? तिब्बत, तिब्बत में इसको सांगबो कहते हैं। तो जब भारत में नामचा बरुआ चोटी के पास प्रवेश करती है, नामचा बरुआ चोटी पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, या कह सकते हैं पूर्वी भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ये दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पर ये कोरबा गार्ड्स का निर्माण करती है। कौन से गार्ड्स का निर्माण करती है? कोरबा गार्ड्स का निर्माण करती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ एक गार्ड्स का निर्माण करती है, उस गार्ड्स का नाम क्या है? कोरबा गार्ड्स। कोरबा गार्ड्स, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोरबा गार्ड्स का निर्माण करती है। कोरबा गार्ड्स का निर्माण करती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कोरबा गार्ड्स, इतने ये एड्रेस सभी किसके? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो नामचा बरुआ चोटी के पास प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, कोरबा गार्ड्स के पास में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बात समझ पा रहे हैं? फिर आती है अरुणाचल प्रदेश में, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, फिर ये आती है असम में। अब जितनी भी बातें आपको ध्यान रखने, कॉन्सेप्ट सारे असम के ध्यान रखने हैं। तो देखिए आप, असम में सदियों के बाद, सदिया नामक स्थान के बाद में ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो क्षेत्र मैंने बनाया ये कौन सा है? बांग्लादेश है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक तो नदी मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है। देखिए आप, एक अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है, इसमें एक नदी आती है। एक नदी मैं और बना देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से इसमें दो नदी आती है। अरुणाचल प्रदेश से इसमें दो नदियाँ आती हैं। एक नदी का नाम तो क्या है? दिबांग नदी, अरुणाचल प्रदेश से आती है। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम में आके मिल जाती है। कहाँ मिल रही है ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर कहाँ की? असम की है, ठीक है। एक आती इसमें लोहित नदी। लोहित नदी, ये लोहित नदी भी कहाँ से आती है? तो आप बताएंगे सर अरुणाचल प्रदेश से आती है। दिबांग और लोहित दोनों अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम में आकर इसमें मिल जाती है। अब देखिए, जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप, जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, ये इस स्थान पर असम में, इस स्थान पर जहाँ पर मिलती है, तो आप ध्यान से देखिए, इस स्थान पर माजुली, ठीक है, और एक उमानंदा, ठीक है। माजुली मैं लिख रहा हूँ, माजुली, माजुली और उमानंदा नदी द्वीप है। ये क्या है? नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और छोटा कौन सा है? उमानंदा। ये कहाँ है? असम में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है, जहाँ मैदानों में प्रवेश कर जाए सदिया के बाद में, देखिए असम में लगभग ये मैदानों में बहती है, असम में मैदानों में बहती है। तो मैदान में बहती है तो इसका पानी क्या है? अलग अलग बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो बीच में एक टापू है, यानी एक जगह मिलती है, तो वो टापू के एक द्वीप का निर्माण करता, द्वीप है जो टापू है। तो एक माजुली, एक उमानंदा, यानी नदी के बीच में, यानी नदी द्वीप है वो, ठीक है। क्या है? नदी के बीच में कोई द्वीप, यानी कोई स्थान है, वो द्वीप है छोटा। तो ये तो कौन सा है? माजुली, एक उमानंदा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है नदी के बीच में, और उमानंदा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, असम में इस नदी पर, असम में इस नदी पर, कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर ढोला सादिया पुल है। कौन सा पुल है? ढोला सादिया पुल है। ये ढोला सादिया सड़क पुल है, ढोला सादिया सड़क पुल है, ठीक है। ये 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है,
विश्व का सबसे लंबा नदी सड़क पुल ढोला सादिया लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ढोला सादिया का वर्तमान नाम ध्यान रखेंगे आप, भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका ढोला सादिया जो नदी सड़क पुल है उसका वर्तमान नाम है। ठीक है, ये दो द्वीप आप नदी द्वीप ध्यान रखेंगे। ये नदी द्वीप है बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है, और ये नदी द्वीप विश्व का सबसे छोटा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे दो नदी द्वीपों की बात। ठीक है, इसके बाद में मैं एक बात करता हूँ। देखिए आप, नागालैंड से एक नदी आती है, इसमें नागालैंड से एक नदी आती है, ये देखिए आप, नागालैंड से एक नदी आती है। इस नदी को आप ध्यान रखेंगे, इस नदी का नाम है धनसिरी। ये धनसिरी जो नदी आती है, ये कहाँ से आती है? धनसिरी ये आती है नागालैंड से, नागालैंड से आती है। कहाँ से आती है? नागालैंड से, असम में आके मिल जाती है। एक नदी इसमें छोटी आती है, देखिए आप, छोटी नदी है तो आप ध्यान रखेंगे, छोटी नदी है, असम से आती है, असम से आती है, उसका नाम क्या है? कपिली नदी है। कपिली नदी ये कहाँ से आती है? तो आप बताएंगे सर ये असम से आती है और असम में मिल जाती है, असम से आती है, असम में मिल जाती है। ये सहायक नदियाँ चल रही हैं। तो आप एक बात बताइए, जब ये नदी ऊपर से इधर आ रही है तो ये भाग तो इसका कौन सा है? जब इधर जा रही है तो ये भाग तो इसका कौन सा है? बायां, और ये भाग कौन सा? दायां। तो ये दायां है और ये बायां भाग है। तो मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा भाग है? तो आप बताएंगे सर ये बायां भाग है। और इधर वाला कौन सा भाग है? तो आप बताएंगे सर ये दायां भाग है। ये बात है, बायां और दायां भाग है। ठीक है, अब देखिए इसमें और नदी कौन कौन सी मिलती है, और नदी कौन सी मिलती है? यहाँ पर एक भोगी पुल, देखिए आप, भोगी बिल पुल भी है। यहाँ पर एक भोगी बिल पुल भी है जो ये भी नदी पर बना हुआ है, और लेकिन ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जबकि ढोला सादिया है तो असम में ही, लेकिन ये लोहित नदी पर है। देखिए दो पुल मैंने बताया, दो ही मैंने द्वीप बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, दो ही द्वीप बताए, दो ही पुल बताए। कौन सा? भोगी पुल कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में स्थित है। जबकि ढोला सादिया कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है। अगर सहायक नदी लोहित नहीं है तो ब्रह्मपुत्र तो करना ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ से सहायक नदियाँ आएंगी, इधर से कुछ सहायक नदियाँ आएंगी। उस एक तो कमेंग नदी है, कमेंग नदी है, कमेंग नदी सहायक नदी है। ये कहाँ से आती है? तो आप बताएंगे असम से आती है। कमेंग नदी कहाँ से आती है? असम से आती है, छोटी नदी है और असम में मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ध्यान से समझे, मेरी बात का श्रवण करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक छोटी नदी आती है, देखिए आप, एक छोटी नदी और आती है, असम से आती है, उसका नाम क्या है? पिथुमारी है। क्या नाम है? पिथुमारी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिथुमारी। ये पिथुमारी भी कहाँ से आती है? तो आप बताएंगे सर ये पिथुमारी भी कहाँ से आती है? असम से आती है। पिथुमारी नदी भी कहाँ से आती है? असम से आ रही है। फिर एक नदी आ रही है सुबनसिरी। कौन सी आ रही है? सुबनसिरी। एक नदी आ रही है सुबनसिरी। ये मैं सहायक नदियाँ बना रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये सहायक नदियाँ बन रही है। ये जो रेड बॉर्डर से हमने बनाया है ये मुख्य नदी है। ठीक है, ये मुख्य नदी, बाकी ये ब्लैक से बना रहे हैं ये कौन है? सहायक नदी है। तो ये कौन सी है? सुबनसिरी है, सुबनसिरी। ये सुबनसिरी नदी कहाँ से आ रही है? ये भूटान से आ रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, ये भूटान से आ रही है, लेकिन असम में आके मिल रही है। ठीक है, एक नदी छोटी नदी है जो असम में आके मिलती है, लेकिन वो निकलती असम से है, उसका नाम है पगला दिया। क्या नाम है? पगला दिया। क्या नाम है? पगला दिया। क्या नाम है? पगला दिया। ये पगला दिया नदी कहाँ से आती है? असम से आती है। ठीक है, फिर एक नदी में बात करूँ तो वो नदी आती है, देखिए आप, एक नदी की मैं और बात करूँ तो वो आती है मानस। ये मानस है, और एक नदी और बनाएंगे हम, संकोच। मानस और संकोच, ये भी असम में आके मिलती है, इसका नाम मानस है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, उसका नाम मानस है।
मानस नदी, इसका नाम क्या है, संकोच नदी। ये भी भूटान से आती है और ये भी भूटान से आती है। ठीक है, तो 3 नदी मैंने भूटान से बनाई, बाकी ये नदी असम से आती है। ये सारी नदियां देखिए आप कहाँ मिल रही, असम में आके मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद में मैं एक नदी और बना रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ एक नदी बना रहा हूँ, ये देखिए आप, मैं यहाँ एक नदी बना रहा हूँ, ये देखिए आप। लेकिन ये जो नदी है, देखिए धुबरी में ये नदी कहाँ प्रवेश करती है, धुबरी के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो मैं अब जो नदी बना रहा हूँ वो बांग्लादेश में जा रही है। ये जो मैंने बॉर्डर बनाई है, ये जो बॉर्डर है, ये देखिए आप, ये बांग्लादेश है। क्या है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में जो मैं नदी बना रहा हूँ, बांग्लादेश में आ रही है। इस नदी का नाम तीस्ता नदी है। क्या नाम है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से आती है, पश्चिम बंगाल से आती है। पश्चिम बंगाल में कहाँ से आती है, तो आप बताएंगे सर, दार्जिलिंग से आती है। कहाँ से आती है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से आती है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान में गंगा की सहायक नहीं है। जल परिवर्तन यानी मार्ग परिवर्तन से अब वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित नदी है। बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या है, विवादित नदी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही असम में प्रवेश कर रही है, ये नदी असम में प्रवेश कर रही है, तो सॉरी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये गंगा की वितरिका है। गंगा की वितरिका क्या है, गंगा की वितरिका। गंगा की वितरिका नाम क्या है इसका, गंगा की वितरिका। देखिए गंगा की वितरिका को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। गंगा की वितरिका को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। गंगा की वितरिका को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर, बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे सर, जमुना कहते हैं। तो आप गौर से देखिए, यह जमुना और पद्मा मिलने के बाद में इस नदी का नाम क्या हो गया, मेघना। क्या नाम हो गया, मेघना। मेघना नदी। मेघना नदी का निर्माण होता है जमुना और पद्मा के मिलने से। पद्मा कौन है, गंगा की वितरिका है, और जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्र की वितरिका है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है, यानी पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो ये मेघना नदी का निर्माण करती है। और मेघना नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात समझ पा रहे हैं, मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक नदी और बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं नागालैंड से एक नदी और बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आप, नागालैंड से एक नदी आती है बांग्लादेश में, और वो मेघना नदी में मिलती है। ठीक है, पद्मा और जमुना मिलने के बाद में नदी कौन सी होगी, मेघना। तो एक नदी मैं बना रहा हूँ, इस नदी का नाम है बराक नदी। बराक नदी, देखिए बराक नदी है, जबकि बराकर नदी भी आएगी। एक बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी आएगी, दामोदर की सहायक बराकर, ये बराक नदी है। कहाँ से आ रही है बराक नदी, तो नागालैंड के दक्षिण भाग से, यानी मैं कह सकता हूँ नागालैंड के मुख्य भाग से नहीं आती, मुख्य रूप से कहाँ से आती है, मणिपुर से आती है ना। हाँ, कहाँ से आती है, मणिपुर से। ठीक, नागालैंड अगर ऑप्शन में नहीं है तो देखिए मुख्य रूप से मणिपुर से आती है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो बराक नदी यानी मैं कह सकता हूँ ये किसकी सहायक है, ये मेघना की सहायक है, मेघना की सहायक है। तो यहाँ अब देखिए इसके बाद में ये कहाँ आती है, ठीक है, इसके बाद में ये कहाँ आती है, मेघालय में आती है, फिर आती है इधर, ठीक है, बांग्लादेश में। तो जब मेघालय में आती है तो आप ध्यान रखेंगे, मेघालय में इस नदी पर मनसीराम मेघालय और चेरापूंजी इसी नदी पर है। चेरापूंजी विश्व में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, मेघालय का स्थान कौन सा है, मनसीराम।
या मानसी, मानसीराम, ये दोनों स्थान किसके हैं? मेघालय के। तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय का मानसीराम और चेरापूंजी इसी नदी के किनारे स्थित है, यानी इसी के इनके दक्षिण भाग से नदी गुजरती है। मानसीराम मेघालय और चेरापूंजी मेघालय के दक्षिण भाग से नदी गुजरती है। इस नदी का नाम क्या? बराक नदी। और बराक किसकी सहायक है? तो आप बांग्लादेश में आकर ये मेघना नदी में मिलती है, तो मेघना की सहायक नदी है बराक नदी। जबकि ये नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आप देखिए जितनी भी सहायक नदियाँ मिल रही है ये सब कहाँ मिल रही है? असम में। लेकिन तीस्ता नदी कहाँ मिल रही है? बांग्लादेश में। मेघना बराक नदी कहाँ मिल रही है? बांग्लादेश में। गंगा नदी की वितरिका भी कहाँ मिल रही है? बांग्लादेश में। गंगा नदी की वितरिका को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जबकि ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। दोनों बनाती हैं क्या? मेघना। मेघना की सहायक नदी कौन सी है? बराक नदी। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप ध्यान से क्या देखेंगे, ये सभी सहायक नदियाँ यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ जब असम में मिलती है तो यहाँ पानी बढ़ता है। देखिए सदिया से लेकर धूबरी तक ये नदी मैदानों में रहती है, यानी मैदान में तराई क्षेत्र के रूप में रहती है, यानी पानी भरा रहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर नाव चलते हैं, यानी जलमार्ग बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग NW1 है, जो गंगा नदी पर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। NW1 जो गंगा नदी पर है। भारत का दूसरे जलमार्ग की मैं बात करूँ, NW2 की मैं बात करूँ, टोटल कितने? NW 6 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो NW2 की मैं बात करूँ तो आप बताइए सर, सदिया से लेकर धूबरी के बीच में ये पानी जो बढ़ता है यहाँ असम में, तो ये NW2 है। यहाँ पर नाव चलती है वो NW2 है, ठीक है। अब ये नदियाँ देखिए, ये कौन सा है? ये मेघालय है। असम के नीचे का मेघालय है, ऊपर क्या है? तो मेघालय, ऊपर हिमालय है, ठीक है। तो मेघालय का पठार और हिमालय के बीच में ये क्या करती है? घाटी का निर्माण करती है। असम घाटी का निर्माण करती है, और ये घाटी संकरी होने के कारण इसे रैंप घाटी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रैंप घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो रैंप घाटी का निर्माण कहाँ करती है? असम में। रैंप का मतलब संकरी घाटी का निर्माण करती है, या आप कह सकते हो असम घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। और सर्वाधिक तीव्र ढाल होने के कारण इसका रैंप नाम पड़ा है। संकरी और तीव्र ढाल वाले होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? रैंप पड़ा है, ठीक है। जब ये नदियाँ, सहायक नदियाँ असम में आती है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लाती है, तो इस नदी के बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। बीच में अलग अलग स्थानों पर पत्थर देखने को मिलता है, उसे कहते हैं गुम्फित के नाम से जानते हैं। तो ये नदी गुम्फित का उदाहरण भी है। गुम्फित का मतलब कोई नदी आ रही है, नदी है, उसके बीच में कंकड़ पत्थर है बड़े बड़े, तो उसको बोलते हैं गुम्फित। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी का उदाहरण भी है, ठीक है। और रैंप घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। और असम में ये क्या करती है? तराई क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। और असम में ये क्या है? NW2 यानी जलमार्ग 2 नंबर, ठीक है, इसी में स्थित है। और सदिया के बाद में ये क्या? मैदानों में प्रवेश कर जाती है, और सदिया से धूबरी के बीच में, और धूबरी के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश के बाद में क्या जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश के बाद में जाती है सर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें ध्यान रख, देखिए आप कुछ बात ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी में जाती है, जब ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जाती है ये नदी, कौन सी? आप बताएंगे सर, ये मेघना नदी है। कौन सी नदी? मेघना नदी है। मेघना नदी तो है, ठीक है, मेघना नदी है। अब देखिए गंगा की एक वितरिका आ गई, ये आ गई, ठीक है। गंगा की एक वितरिका ये आएगी, देखिए आप, गंगा की एक वितरिका बांग्लादेश में चलेगी। गंगा की एक वितरिका है, गंगा की एक वितरिका आती है, ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल में। गंगा की एक वितरिका इधर आती है, 2 वितरिका गंगा की, एक तो बांग्लादेश में चलेगी, एक वितरिका कौन सी है? हुगली है। कौन सी है? हुगली है। हुगली नदी, हुगली नदी को भी विश्वासघात नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी अपना जलमार्ग परिवर्तन करती है, ठीक है। तो हुगली नदी पर कोलकाता शहर स्थित है। कौन सा शहर है? कोलकाता।
इसे कोलकाता का शोक भी कहते हैं, कोलकाता शहर स्थित है और ये हुगली नदी को कोलकाता का शोक भी कहा जाता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक तो गिर रही हुगली, ठीक है, कहाँ गिर रही? हुगली, पश्चिम बंगाल से गिरती है, पश्चिम बंगाल से। पीबी यानी कोलकाता की, पश्चिम बंगाल किसकी राजधानी है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी किस बात है? तो कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी पर है। हुगली नदी को विश्वासघात नदी कहते हैं। अभी ये भी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, सर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और मेघना नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में ये देखिए आप, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में ये जो भाग है, यही तो आपका सुंदरवन डेल्टा है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। यही तो आपका क्या है? सुंदरवन डेल्टा है, यही सुंदरवन डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सुंदरवन डेल्टा है, तो आप क्या बताएंगे? हुगली, हुगली प्लस मेघना नदी के बीच में। हुगली और मेघना नदी दोनों नदी क्या करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। या आप ये भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बात यही आई, तो आप कह सकते हैं हुगली किसकी वितरिका है? गंगा की। तो आप कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी कह सकते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सौंदर्य वृक्ष पाए जाते हैं, सौंदर्य वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये नारियल के पेड़ भी सर्वाधिक पाए जाते हैं, नारियल वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। या मैग्राव वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, मैग्राव वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। कच्छ वनस्पति देखने को मिलती है, कच्छ वनस्पति गुजरात के बाद में कच्छ वनस्पति सर्वाधिक यहीं देखने को मिलती है। तो कच्छ वनस्पति में मैग्राव वन देखने को मिलते हैं, नारियल के वृक्ष, सौंदर्य वृक्ष देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सुंदरी है, तो नाम इसका क्या? सुंदरवन डेल्टा है। तो आप बोलेंगे सर हुगली या मेघना नदी का डेल्टा है, या फिर आप कह सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा है? तो आप ध्यान रखेंगे चापाकार है। कैसा है? चापाकार डेल्टा है। कैसा है? चापाकार डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कैसा है? चापाकार डेल्टा है, ठीक है। डेल्टे के उच्च भाग को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, डेल्टे के उच्च भाग को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और निम्न भाग को क्या कहते हैं? डेल्टे के नीचे भाग को क्या कहते हैं? निम्न, या नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और डेल्टा नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो आप ध्यान रखेंगे हेरोडोटस ने दिया था। हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया था। ग्रीक भाषा में हेरोडोटस ने डेल्टा नाम दिया था। डेल्टा मतलब पिरामिड के रूप में, ठीक है, पिरामिड होता है वो एक डेल्टा कहलाता है। तो सबसे पहले नील नदी के डेल्टा को इसने डेल्टा नाम दिया था। तो ये सुंदरवन डेल्टा है, चापाकार है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ध्यान रखेंगे चापाकार विश्व का सबसे बड़ा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा या हुगली और मेघना का डेल्टा। सौंदर्य वृक्ष सर्वाधिक है, नारियल के वृक्ष सर्वाधिक हैं, ठीक है, मैग्राव वन सर्वाधिक हैं, और गुजरात के बाद में कच्छ वनस्पति भी सर्वाधिक देखने को मिलती है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, समझ पा रहे, डेल्टाई वृक्ष तो पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे कि कौन सा डेल्टा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए एक बार आप ध्यान से देखिए, आप ये देखिए, आप एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है, जिसे यहाँ सांगपो कहते हैं। फिर कहाँ प्रवेश करती है? कोरबा प्रवेश करती है, कोरबा घाट के पास में, ठीक है। ये भारत में दूसरा सबसे गहरा घाट है सिंधु नदी के बाद में। नामचा बरवा चोटी के पास प्रवेश करती है। नामचा बरवा चोटी कितनी है? तो आप बताएंगे सर 7756 मीटर है।
कितनी है 756 मीटर है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। सहायक नदियाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आप ये ध्यान रखना है डेल्टा कहाँ कहाँ नदियाँ मिलती हैं, डेल्टा ध्यान रखेंगे, डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे इस बात को। अब मैं कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताता हूँ। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखने हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी में अब देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में, और क्या ध्यान रखना है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में आपको ध्यान क्या रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी में नाम मैंने बता दिया ब्रह्मपुत्र नदी में। अब आप मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, अब वो फैक्ट ध्यान रखना है। उपनाम मैंने बता दिया कहाँ किस नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी, ब्रह्मपुत्र नदी में एक तो ये भारत में प्रवेश कब कहाँ करती है, तो एक प्रवेश पूछा जाता, प्रवेश बहुत बार पूछा है, तो आप बताएंगे यांग या दर्रे से प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। इस पर आपको पूछे, ठीक है, उद्गम पूछेंगे, उद्गम सब ध्यान रखना है, क्या है, राकसताल झील। नॉर्मल फैक्ट आप ध्यान रखिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप शहर ध्यान रखेंगे, इस नदी पर कौन कौन सा शहर है, तो आप ध्यान रखेंगे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी कहाँ है, असम में। ये शहर इस नदी पर है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। इस पर नदी द्वीप ध्यान रखेंगे, नदी द्वीप, दो नदी द्वीप है, एक तो माजुली, एक कौन सा है, उमानंदा। उमानंदा विश्व का सबसे छोटा है और माजुली विश्व का सबसे बड़ा है, और ये भी दोनों का है असम में, ये भी दोनों का है असम में। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे घाटी, कौन सी घाटी का निर्माण करती है, तो संकरी घाटी का निर्माण करती है, संकरी यानी रैंप घाटी का निर्माण करती है, रैंप घाटी का निर्माण करती है, वो भी कहाँ करती है, असम में। ये तराई क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तराई क्षेत्र का निर्माण कहाँ करती है, तो असम में करती है। इसी कारण भारत में सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित राज्य कौन सा है, तो असम में। भारत में अगर पूछे कि बाढ़ ग्रसित राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे असम, ठीक है। तराई की मैंने बात कर ली, ठीक है, रैंप की बात कर ले, ठीक है, और गुम्फित नदी का उदाहरण है, ये किस नदी का उदाहरण है, गुम्फित नदी का उदाहरण है, ये गुम्फित नदी का उदाहरण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुम्फित नदी बता दी मैंने, कंकड़ पत्थर बीच में, ठीक है। तराई बता दिया मैंने, पानी भरा रहता है, ठीक है। और इस नदी पर क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, इस नदी पर NW2 जलमार्ग है, ये NW2 जलमार्ग है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, NW2 जलमार्ग है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ध्यान रखेंगे। NW2 है, ये सदिया से धुबरी के बीच में है, सदिया से धुबरी के बीच में, सदिया से धुबरी के बीच में NW2 जलमार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो तराई, देखिए मैंने, ये बहुत काम की बात है, रैंप घाटी का निर्माण करती है, तराई क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है, और गुम्फित नदी का उदाहरण है। दो इस पर क्या है, शहर ध्यान रखने हैं, दो नदी द्वीप ध्यान रखने हैं, राक्षसताल झील से निकलती है। इसके बाद में अगर और पूछे कि इस पुल की मैं बात करूँ, सड़क पुल की मैं बात करूँ, तो सड़क के पुल मैंने बता दिए, दो सड़क पुल ध्यान रखने हैं, एक तो कौन सा, ढोला सादिया ध्यान रखना है, ठीक है। एक ध्यान रखना है भोगी बिल पुल, ये दो पुल ध्यान रखने हैं, दोनों नदी सड़क पुल है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी सड़क पुल है, इसका वर्तमान नाम क्या है, भूपेन हजारिका है। आज समझ पा रहे हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उपनाम मैंने बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ किस नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सहायक नदी मैंने बता दी, सहायक नदी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदी है, उसमें से अरुणाचल प्रदेश से कौन सी आ रही है, और नागालैंड से कौन सी आ रही है, असम से कौन सी आ रही है, भूटान से कौन सी आ रही है। देखिए मानस नदी और एक संकोच नदी आई थी आपके सामने ना, तो मानस और संकोच नदी जब आई थी, देखिए आप, मानस और संकोच, मानस नदी, ठीक है। जब असम में इस नदी की, ये नदी असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, मानस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। एक आया था संकोच नदी,
ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, संकोच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी मुख्य नदी है सहायक नदियों में। ये भी कहाँ, असम में मिलती है। ठीक है, तो संकोच मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। एक तो संकोच नदी है, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ठीक है, एक मानस है, एक संकोच है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और तीस्ता आप ध्यान रखें, तीस्ता पहले किसकी सहायक थी, ये ध्यान रखेंगे। तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी, वर्तमान में गंगा की सहायक है नहीं है। तीस्ता कहाँ से निकलती है, तो आप ध्यान रखिए दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग में भारत में सबसे सर्वोत्तम किस्म की चाय उत्पादन की जाती है। विश्व में सर्वाधिक सर्वोत्तम किस्म की चाय उगलू चाय जैसे ताइवान में होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और देखिए आप एक भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मतलब जब असम में ये नदी बहती है तो घने जंगलों के बीच से बहती है। और इन घने जंगलों में, इन जंगलों को जलाकर घने जंगलों में ये नदी बहती है, तब असम में घने जंगलों से बहती है। ठीक है, और इन घनों जंगलों में आदिवासियों के द्वारा काटकर इन, ये देखिए आप, असम में ये घने जंगलों घाटी से बहती है। तो इन जंगलों को जलाकर, ठीक है, आदिवासी क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं, समझे बात। यानी एक ही स्थान से कभी 3 साल 2 साल यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, उर्वरक क्षमता कम होगी, फिर दूसरे स्थान पर कर लिया, तो उसे जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं। तो कहाँ करते हैं, तो इसी घाटी में करते हैं। ध्यान रखें आप, ये कौन सी घाटी, रेम घाटी है। इसी घाटी में जूमिंग कृषि की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है और बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो इधर वाली सब नदियाँ दाईं ओर से मिलने वाली है, ठीक है, और इधर से मिलने वाली सभी नदियाँ क्या है, बाईं ओर से नदियाँ हैं। ठीक है, तो दाईं और बाईं ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना, डेल्टा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूँ तो नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, क्या भारत और चाइना के मध्य, भारत व चीन के मध्य विवादित नदी है, विवादित नदी है। क्योंकि चाइना इस नदी पर क्या है, बांध बनाता है। ठीक है, जबकि समझौते के अनुसार यह बांध नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन चाइना वर्तमान में बांध बना रहा है, पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर एक साथ छोड़े तो यहाँ बाढ़ भी ये संभावना हो सकती है। ठीक है, तो बाढ़ आने की संभावना भी हो सकती है। तो चाइना ने क्या करती है, तिब्बत में एक बांध बनाता है। बांध के कारण ये क्या है, विवादित है। बांध कौन सा बनाता है, जांगमू बांध बनाता है चाइना, जांगमू, जाकसा, जामचा, ठीक है, और दामू। ठीक है, ये बांधों का निर्माण करता है कौन, चाइना। कहाँ करता है, तिब्बत में। तो इसलिए विवादित है। कहाँ करता है, तिब्बत में। तिब्बत में चाइना इन बांधों का निर्माण करता है, तब ये जाकर भारत और चाइना के बीच में क्या है, विवादित नदी हो गई। बात समझ पा रहे हैं, विवादित होने का कारण यही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि प्रवाह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है। तो आप प्रवाह में देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, प्रवाह में अगर मैं देश की बात करूँ कि कौन कौन, तो देश में तो आप ध्यान रखेंगे कि चाइना में बहती है, चाइना के बाद में कहाँ बहती है, भारत में बहती है। ठीक है, और भारत के बाद में कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे सर बांग्लादेश में बहती है। प्रवाह में यही है। लेकिन प्रवाह में अगर मैं राज्य की बात करूं, किसकी बात करूं, राज्य की, कि राज्य कौन कौन से राज्य में बहती, तब आप बताओगे सर ये अरुणाचल प्रदेश, और कहाँ बहती है, असम में बहती है। अरुणाचल प्रदेश और कहाँ बहती है, असम में बहती है। अगर मैं राज्यों की बात करूँ तो 2 राज्यों में बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक इसका प्रवाह में एक बात और ध्यान रखनी है कि कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है प्रवाह में, कि इसका प्रवाह कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में होता है, तो आप ध्यान रखेंगे।
क्या ध्यान रखेंगे, एक बात प्रवाह में ये ध्यान रखेंगे, जैसे आप एक बात ध्यान रखें क्या, कि जब इसके प्रवाह की बात हो रही है तो प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ होता है, तो देखिए आप, ये देखिए आप, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ होता है, ठीक है। तो एक बात ये है, देखिए मिसमी डाफला, ठीक है, मिसमी डाफला, ये श्रेणियाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर यहाँ क्या है, गारो, खासी, जयंती, मिकिर, रेगमा, कौन कौन सी है, गारो, खासी, जयंती, रेगमा, मिकिर, ये सब श्रेणियाँ किसकी हैं। अब देखिए आप, ये सब श्रेणियाँ किसकी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये सब श्रेणियाँ हैं मेघालय के पठार की है। किसकी है, मेघालय, मेघालय का पठार के भाग है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर मेघालय का पठार है जिसकी श्रेणियाँ हैं, और ये जो भाग है ये हिमालय का भाग है, ठीक है। तो ये हिमालय और, देखिए हिमालय और, समझ पा रहे हो बात, हिमालय तो है ही ऊपर, हिमालय और मेघालय के पठार के बीच में बहती है, और यहीं पर एक घाटी का निर्माण करती है, जो मैंने बता दिया, हिमालय, ठीक है, यहाँ बहती है। तो गारो, खासी, जयंती और रेगमा और मिकिर ये मेघालय के पठार का भाग है। और मेघालय किसका भाग है, और मेघालय का पठार किसका भाग है, तो आप बताएंगे सर दक्कन के प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये जो पठार है दक्कन का पठार, इसका भाग है, ठीक है, ये भाग है, किसका भाग है, दक्कन के पठार का भाग है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, हिमालय और दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र और हिमालय के क्षेत्र के बीच में बहती है और यहाँ घाटी का निर्माण करती है। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान में ये क्षेत्र इससे अलग हो गया, किससे, मालदा गैप से अलग हो गया, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे ये क्षेत्र है इसका भाग, जबकि ये क्षेत्र है हिमालय का भाग। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग के बीच में बहती है नदी, बात समझ पा रहे हैं। या ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी पहाड़ियों की, तो गारो, खासी, जयंती, रेगमा, मिकिर और मिसमी और डाफला पहाड़ियों के बीच में बहती है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कहाँ बहती है। तो प्रवाह में, एक तो ये प्रवाह में ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, और प्रवाह में अगर भारत और राज्यों की बात करें तो वो बात भी आप ध्यान रखेंगे, समझ पा रहे हैं। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में थोड़ी सी बात करें, ये कितनी लंबाई है, तो आप ध्यान रखेंगे मेघालय की, ब्रह्मपुत्र नदी की, देखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूँ तो ये 2900 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रखें, ये भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में ज़्यादा नहीं है, ये 916 किलोमीटर ही है। भारत में कितनी है, 916 किलोमीटर। और भारत में सर्वाधिक बहती है असम में। कहाँ बहती है, असम में बहती है। भारत में सर्वाधिक कहाँ बहती है, असम में। असम के बाद में बहती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन टोटल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए मैंने बताया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। लेकिन ये पूछे कि लंबाई के आधार पर निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तब तो बात अलग है, तब तो देखिए गंगा नदी से ज़्यादा लंबी है, ठीक है। लंबाई के आधार पर पूछे तो गंगा नदी से ज़्यादा लंबाई है, तब तो यही है। लेकिन भारत में पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, गंगा ही है, जो कितनी 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की बात हो गई। इससे पहले मैंने किसी बात की थी, सिंधु की बात की थी पिछली क्लास में। तो सिंधु की लंबाई में बताया, सिंधु की लंबाई और इन दोनों की लंबाई क्या, सेम सी है। देखिए सिंधु की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या है, सेम सी है। आप खुद देख लीजिए, सिंधु की लंबाई और इन दोनों की लंबाई सेम ही है। कितनी है उसकी, 2880 किलोमीटर, ज़्यादा फर्क नहीं है, देख लीजिए आप। लेकिन वो भारत में कितनी है, वो मैंने बता दिया था, भारत में कितनी है, तो आप बताएंगे 1114 किलोमीटर है भारत में। और गंगा की नदी की मैं बात करूं तो आप गंगा की भी बात कर लीजिए। गंगा नदी की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर गंगा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 2525 किलोमीटर है,
अब आप देख लीजिए, लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे सर ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जल ग्रहण क्षमता की, तब कौन सी है, गंगा नदी है। भारत में जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, लेकिन चौड़ाई के हिसाब से पार्ट जिसका चौड़ा है वो कौन सी, ब्रह्मपुत्र है। लंबी कौन सी है, तो गंगा है। बात समझ पा रहे हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे और अगली क्लास में हम बात करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र का हमने कर लिया, बात करेंगे अब गंगा नदी तंत्र अगली क्लास में पढ़ेंगे। 2 तंत्र हमने क्लियर कर लिए, एक तंत्र और पढ़ते ही हमारा हिमालय का तंत्र पूरा हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो धन्यवाद।